टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ प्रतिभाओं को निखारने का एक बेहतरीन संस्थान है। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ केवल सपने नहीं दिखाता, अपितु उनको साकार करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। इसके लिए हमारे विद्यालय से जुड़ा हर व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ आज स्टेट मेरिट का पर्याय बन गई है। स्टेट मेरिट का यह सुनहरा स्वप्न हमने 31 बार साकार किया है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी हर रुचि पर ध्यान दिया जाता है। हमारे संस्थान में अथक मेहनत, बेहतर सुविधाएं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक टीम के साथ होनहारों को तैयार किया जाता है। एडवांस टीचिंग टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, स्टडी पैटर्न, अत्याधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से युक्त गर्ल्स और बॉयज के लिए पृथक पृथक हॉस्टल, इंडोर आउटडोर गेम्स, आधुनिक प्लेग्राउंड जैसी सुविधाएं हमारे टैगोर शिक्षण संस्थान को एक अलग पहचान देती है। क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन, यहाँ की पढ़ाई और बीच में पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है, जिससे अपने बच्चों के बारे में मान लो पता रहता है कैसा है क्या है। और यहाँ के टीचर्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल पॉजिटिव हैं, स्टडी अच्छी कराते हैं। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। हेलो गाइस, आज हम फॉर्म के समापन से संबंधित अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 175। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तानु एंड मानु एक साझेदारी फर्म में 3:1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। वे फर्म के समापन के लिए सहमत हुई। फर्म की संपत्तियों से 1,08,500 रुपये वसूल हुए, ब्रैकेट में दिया हुआ 2,000 रुपये नगद को छोड़कर। इसका अर्थ यह हुआ कि फर्म के पास 2,000 रुपये का नगद उपलब्ध था और उस नगद के अलावा जो संपत्तियां थी उन संपत्तियों से 1,08,500 रुपये वसूल हुए। समापन की तिथि पर फर्म के दायित्व व अन्य विवरण निम्न प्रकार थे। दिया हुआ लेनदार 40,000 रुपए, तन्नू का पूंजी खाता 1,00,000 रुपए जमा, मन्नू का पूंजी खाता 10,000 रुपए नामे, लाभानी खाता 8,000 रुपए नामे, वसूली के खर्चे 1,000 रुपए। यह ज्ञात हुआ कि एक विनियोग जो कि 2,000 रुपए के थे पुस्तकों में नहीं लिखे थे, एक लेनदार द्वारा 1,500 रुपए में ले लिए गए। शेष लेनदारों को रुपए 36,500 का पूर्ण भुगतान किया गया। वसूली खाता, रोकड़ खाता व साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। हमें इस प्रश्न में कितने खाते बनाने हैं सर? यहाँ पे एक वसूली खाता बनाना है, रोकड़ खाता बनाना है और हमें साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं। लेकिन इन सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा सर? इन सबसे पहले हमें फर्म की बैलेंस शीट बनानी होगी, क्योंकि कोई भी समापन का जो प्रश्न होगा वो बैलेंस शीट के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप बनाओ इस प्रश्न में फर्म की मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो यहां लिखेंगे हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बन जाने के बाद हम बनाएंगे वसूली खाते को और पूंजी खाते को। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में 2 पक्ष होते हैं। यहां ये पक्ष होता है आपका लायबिलिटी साइड, इस पक्ष में पूंजी और दायित्व लिखा जाता है। यहां पे अमाउंट आएगा। यहां आपका एसेट साइड होगा ये, और एसेट्स के बाद यहां आप लिखेंगे संपत्ति का मूल्य कितना है, अमाउंट में लिखेंगे यहां पे अमाउंट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब प्रश्न में आपको कौन कौन सी संपत्ति और दायित्व दिए हुए उनको लिखेंगे। तो देखिए आपको प्रश्न में दिया हुआ था कि फर्म की संपत्तियों रुपए 2,000 नगद को छोड़कर से 1,08,500 वसूल हुए। तो इसका मतलब नगद फर्म के पास 2,000 रुपए का उपलब्ध था, तो कैश लिखा आपने यहाँ पे 2,000 रुपए का कैश फर्म के पास उपलब्ध था सर। अब 2,000 रुपए के कैश के अलावा प्रश्न में क्या दिया हुआ है? फर्म की दायित्वों के जो विवरण हैं वो क्या दिए हुए? लेनदार दिया हुआ 40,000, तो क्रेडिटर लिखेंगे। क्रेडिटर्स रुपए 40,000 के हो गए। इन क्रेडिटर्स के अलावा आपको क्या दिया हुआ सर? क्रेडिटर के अलावा दिया हुआ है
तान्नू का पूंजी खाता 1 लाख रुपए जमा, जमा का मतलब क्रेडिट शेष है पूंजी खाते का, तो यहां लिखेंगे अपन तान्नूज कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए इसका क्रेडिट शेष बताया गया प्रश्न में। इसके बाद बताया गया है कि मानू का पूंजी खाता 10,000 रुपए नाम में, नाम में मतलब डेबिट शेष है, डेबिट शेष तो कहां लिखेंगे सर, बैलेंस शीट के सेट साइड में लिखेंगे, तो यहां लिख देंगे आप मानूज कैपिटल। मानूज कैपिटल कितना है इस खाते का शेष, मानूज कैपिटल अकाउंट सर 10,000 रुपए इसका डेबिट शेष बताया गया प्रश्न में। इसके बाद आगे आपको क्या दिया हुआ सर, आपको दिया हुआ है लाभ हानि खाते का 8,000 रुपए नाम शेष है, तो ये भी आपके यहाँ पे एसेट साइड में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है सर, डेबिट बैलेंस है 8,000 रुपए से। अब इसके अलावा आपको कोई भी संपत्ति दायित्व प्रश्न में नहीं दिए गए, तो इन संपत्ति दायित्व से आप क्या करेंगे सर, 1,40,000 रुपए इधर दायित्व पक्ष का योग आ रहा है, जो दायित्व पक्ष का योग होगा वही आपके संपत्ति पक्ष का योग भी होना चाहिए, लेकिन संपत्ति पक्ष में सिर्फ 20,000 रुपए टोटल आ रहे हैं, 2 और 8 10 और 10 20,000 आ रहा है, तो यहाँ कुछ 1,20,000 रुपए का अंतर आ रहा है। तो जो अंतर 1,20,000 रुपए का ये क्या है आपकी सर, ये जो वो संपत्तियां हैं जिनसे 1,08,000 रुपए वसूल हुए, तो यहाँ लिखेंगे ये बैलेंसिंग फिगर में सन्ड्री एसेट्स होगी आपकी, सन्ड्री एसेट्स, ये बैलेंसिंग फिगर में आएगी, ये आपकी सन्ड्री एसेट्स हैं, और ये आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के बाद आपको प्रश्न में बनाने के लिए क्या कहा गया सर, एक तो वसूली खाता बनाने के लिए क्या कहा, पूंजी खाता और कैश खाता, तो यहां बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, यहां पार्टिकुलर्स डेबिट और ये अमाउंट ऑफ डेबिट, और यहां पे पार्टिकुलर्स क्रेडिट, पार्टिकुलर्स और यहां पे अमाउंट। यह आपके रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले वसूली खाते में क्या करना होता है सर, ये जो संपत्तियां दी हुई है यहाँ पे, इन संपत्तियों को वसूली खाते के डेबिट में लिखा जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स, कैश को छोड़ देंगे, बाकी शेष संपत्तियों को यहां पे लिखा जाएगा सन्ड्री एसेट्स को। कैश खाते में जाएगी, कैपिटल और ये जो लाभ हानि खाते हैं डेबिट से पूंजी खाते में स्थानांतरित होंगे। ये संपत्तियां 1,20,000 की थी, इनको हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे दायित्व में क्रेडिटर दिया हुआ है, ये क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में आ जाएगा। क्रेडिटर्स कितना है सर, 40,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं, और पूंजी जो है वो पूंजी खाते में चली जाएगी। इन सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। अब इन संपत्तियों से भी कितना वसूल हुआ, प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या कहा गया है कि संपत्तियां 2,000 रुपए नकद को छोड़कर से 1,08,500 रुपए वसूल हुए, तो नकद को छोड़कर ये संपत्तियां 1,20,000 रुपए की थी, इन संपत्तियों से 1,08,500 रुपए वसूल हो रहे, तो संपत्तियों से जब वसूली होगी तो यहां लिखेंगे अपन बाई कैश, एसेट्स आर रियलाइज्ड। कितना हुआ सर, 1,08,500 रुपए की वसूली हो रही है। इसके बाद ये जो दायित्व है इनका भुगतान कितना करना, देखिए प्रश्न में क्या क्या कहा गया आगे, प्रश्न में कहा गया वसूली के खर्चे 1,000 रुपए के थे, तो खर्चों का फर्म भुगतान करेगी, तो यहां लिखेंगे टू कैश, कैश व्यापार से गई तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। ये क्या थे सर, एक्सपेंसेस थे। खर्चों के लिए रियलाइजेशन खाता डेबिट हो जाएगा और कैश खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो कितने रुपए भुगतान किए सर, 1,000 रुपए के वसूली के खर्चे थे जिनका हमने भुगतान किया। इसके अलावा प्रश्न में क्या कहा गया था आगे, यह ज्ञात हुआ कि विनियोग जो कि 2,000 रुपए के थे पुस्तकों में नहीं लिखे थे, एक लेनदार ने 1,500 रुपए में ले लिया, तो विनियोग जो पुस्तकों में नहीं लिखे थे उनका मूल्य था 2,000, जबकि उन 2,000 के विनियोग को एक लेनदार ने अपने 1,500 रुपए के भुगतान के रूप में ले लिया। तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, जब भी आप किसी संपत्ति को देकर अगर दायित्वों का भुगतान करते हैं, यानी कैश को छोड़कर आप अन्य कोई संपत्ति भुगतान के रूप में लेनदारों को दे देते हैं या फिर दायित्व के भुगतान के रूप में देते हैं, तो उसके लिए कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है।
तो यहाँ इस व्यवहार के लिए कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे। शेष लेनदारों को 36,500 का भुगतान किया गया, तो शेष लेनदार जो बचेंगे इस 40,000 में से, इन लेनदारों को हम भुगतान करेंगे। तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, या आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स पेड ऑफ। कितना भुगतान किया सर? यहाँ पे 36,500 का इनका वास्तविक भुगतान किया। आपको कोई मतलब नहीं डिस्काउंट वगैरह कितना दिया उससे, आपने कितना भुगतान किया उस बात से आपको मतलब है। अब यहां देखिए आप इसका टोटल लगाएंगे, तो सर जब हमने इसका टोटल लगाया तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,57,500, जिसमें से 1,48,500 घटाने पर हमें ज्ञात होता है सर 9,000 रुपए की हानि हो रही है। अच्छा, इसको हानि क्यों कहा? क्योंकि ये डेबिट शेष था, और जब भी वसूली खाते का डेबिट शेष होगा तो वो हानि होगी। तो यहां लिखेंगे लॉस ट्रांसफर। क्या करना है सर? लॉस को ट्रांसफर करना है। लॉस ट्रांसफर कहां ट्रांसफर करना है? साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ वजन अनुपात में ट्रांसफर करना है। तो साझेदार कौन थे? दो साझेदार थे, एक थी तन्नू, एक थी मन्नू। तानू और मानू। इनकी कैपिटल अकाउंट में, कौन से अकाउंट में सर? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है इस 9,000 रुपए की शेष को। तो देखिए 9,000 को इनके लाभ वजन अनुपात में विभाजित करेंगे तो पहली लाइन में आपको लाभ वजन अनुपात 3:1 दिया हुआ था, तो 3 और 1 4 हो गए, इसमें 4 का भाग दिया तो 2250 आया। 2250 को 3 से गुणा किया तो अपने 6750 तो लॉस आ गया तानू के हिस्से में, और मानू के हिस्से में 2250 रुपए का लॉस आ जाता है। तो इस प्रकार ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया सर? इसके बाद पूछा गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहां लिखा मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो देखिए यहां पे कितने पार्टनर है सर? 2 पार्टनर है, एक का नाम है तानू और दूसरे का है मानू। वैसे ठीक वैसे यहां पे क्रेडिट साइड में 2 पार्टनर हैं, तो 2 पार्टनर का नाम लिखा जाएगा। एक पार्टनर का नाम क्या है? तानू, और दूसरे का नाम क्या है? मानू। यहां पे तानूज कैपिटल आएगा और ये मानूज कैपिटल अकाउंट होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सर? यहां पे इनकी पूंजी को हस्तांतरित करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल रही तानू की, क्रेडिट साइड में लेके आएंगे और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। तानू के पूंजी खाते का शेष था 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए आपने ये यहां लिखा। इसके बाद कोई संचित लाभ इधर है नहीं। इधर देखिए मानू के कैपिटल का कौन सा शेष है सर? डेबिट शेष है, ये आपका एसेट साइड में दी हुई है। तो इसका जो मानू की कैपिटल का डेबिट शेष यानी एसेट साइड में जो कैपिटल दिखाई है वो यहाँ कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना हो रहा है सर? इसका टोटल 10,000 है मानू का, यहां लिखा 10,000। इसके बाद यहां आपको कोई संचित हानियां दी हुई हो तो संचित हानियों में सर दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। संचित हानियों को कैपिटल में ट्रांसफर करते तो पूंजी कम हो जाती है, इसलिए इसको भी डेबिट में लेके आएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का 8,000 रुपए का शेष था और इस 8,000 के शेष को आप लाभ हानि अनुपात 3:1 में विभाजित करेंगे तो 3 और 1 4 हो गया, 4 का विभाजित किया तो 2,000 आया। 2,000 को 3 से गुणा करो 6,000, तो इसका हो गया शेष और 2,000 इसका हो गया। एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, कैश जो वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है सर? यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट में अगर कोई पूंजी खाता लिखा हुआ है तो पूंजी खाते को वहां से ट्रांसफर करेंगे। तो यहां लिखा हुआ बाई लॉस ट्रांसफर टू तानू कैपिटल और मानू कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल के पहले बाई वर्ड का यूज हुआ, मींस ये कैपिटल डेबिट हो गई। लॉस को ट्रांसफर किया तो कैपिटल डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे 2। कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हैं सर? यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट से लेके आ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट से कितना शेष आ रहा है सर? 6,750 इसका शेष आ रहा है और 2250
इसके अकाउंट में शेष आ रहे हैं। इसके अलावा पार्टनर कैपिटल के संबंध में और कोई सूचना अपने को प्रश्न में दी भी नहीं है। तो अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट का हम शेष ज्ञात करेंगे, और जो भी शेष होगा या तो साझेदारों को पूंजी की रकम लेके आनी पड़ेगी या फिर साझेदार पूंजी की रकम लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साझेदारों का क्या करेंगे, अंतिम भुगतान करेंगे, शेष ज्ञात नहीं करेंगे। शेष हमें तब ज्ञात करना होता है जब हम फर्म के व्यापार को अगले वर्ष चलाना चाहते हैं या फर्म का समापन कर रहे हैं तो पूंजी खातों का निपटारा करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लगाया टोटल, तो इसके तन्नू की कैपिटल का क्रेडिट में 1 लाख है, जबकि डेबिट में 12,750 आ रहा है। अच्छा, 1 लाख में से 12,750 अगर घटाएंगे तो हमें इसको भुगतान करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना भुगतान करना पड़ेगा सर? 1 लाख में से आपको इसका 12,750 घटा देना है, तो ये बचेगा आपका 87,250 का शेष बचेगा। तो 87,250 रुपए का शेष यहां रह गया बैलेंसिंग फिगर में, बैलेंसिंग फिगर। और मन्नू की कैपिटल का जब हमने टोटल लगाया तो इसका क्रेडिट तो है ही नहीं, इसका तो डेबिट है। कितना है सर? डेबिट आ रहा है इसका 2 और 2 4, 14,250 आ रहा है, 14,250। तो क्रेडिट में भी यही शेष अपन लिख देंगे, यहाँ पे 14,250 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। मतलब ये हुआ कि मन्नू को ये 14,250 रुपए लेके आने पड़ेंगे। 14,250 ये हो गया बैलेंसिंग फिगर में, बैलेंसिंग फिगर, और इधर का टोटल हो गया 1 लाख। तो इस तरह आपके पूंजी खाते भी बन चुके हैं। अब आपको बनाना है कैश अकाउंट। जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस लिखेंगे। तो देखिए यहां मैं इसको बैलेंस शीट को मिटा रहा हूं, और यहां बनाएंगे अपन कैश अकाउंट। पर्टिकुलर्स या अमाउंट इन रुपीस, यहां भी पर्टिकुलर्स या अमाउंट इन रुपीस। देखिए सबसे पहले आपको कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस लिखना है। तो आपने जो बैलेंस शीट बनाई थी उसके एसेट साइड में 2,000 रुपए का कैश बैलेंस दिखाया था, वो आपको यहां लिखना है। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीवी। कितना बैलेंस था सर? 2,000 रुपए का कैश बैलेंस था। इसके बाद यहां देखिए आप, यहां आपने लिखा टू कैश और टू कैश। टू कैश का मतलब क्या? कैश क्रेडिट हो रहा है, और कैश के क्रेडिट होने का मतलब कैश बिजनेस से आउट हो गया। तो कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में अपन लेजर पोस्टिंग करेंगे इसकी। तो हमने क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की, क्या लिखा अपन ने? बाय। कौन से अकाउंट से हो रहा है? देखो एंट्री बन रियलाइजेशन टू कैश। कैश क्रेडिट है कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन में। तो यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लिखना है सर? यहां पे 1,000 रुपए का खर्चा भुगतान किया था और 36,500 रुपए आपने ये लेनदारों को दिए थे, तो कैश गई यहां पे। इसके बाद उधर देखिए क्रेडिट साइड में यहां पे लिखा है आपने बाय कैश। बाय कैश का मतलब क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट हो गया, तो कैश के डेबिट साइड में ये अमाउंट लिखेंगे 1,08,500। 1,08,500 डेबिट में लिखा। कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हैं? बाई कैश रियलाइजेशन अकाउंट से लेके आ रहे हैं, तो यहां रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन से जो कैश लेना था वो ले लिया। कैपिटल अकाउंट भी आइए, कैपिटल अकाउंट में यहां लिखा है बाई कैश। बाई कैश किसके अकाउंट में लिखा है सर? मन्नूज कैपिटल अकाउंट में लिखा है। इसका मतलब ये कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 14,250 रुपए। और ये कैश किसके अकाउंट से आ रहा है सर? मन्नू की कैपिटल से आ रहा है। इसका मतलब मन्नू कैपिटल क्रेडिट है, मींस मन्नू कैपिटल जो है और इन्वेस्टमेंट कर रही है 14,250 की, तो यहां लिखेंगे मन्नूज कैपिटल अकाउंट।
तो मनुज कैपिटल अकाउंट में आ गया 14,250 रुपए। इधर देखिए यहां दिया हुआ है टू कैश। टू कैश का मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे इस अमाउंट को 87,250 रुपए। तो 87,250 ये आ गया। किस अकाउंट से आया सर? ये तन्नू की कैपिटल से आया। इसका मतलब यह कैश क्रेडिट है तो तन्नू कैपिटल डेबिट हो गया, लिखेंगे बाय तन्नूज कैपिटल। तन्नूज कैपिटल अकाउंट से है। इसके अलावा और कोई कैश नहीं दिया हुआ। दोनों साइड का टोटल लगाएंगे और दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए, तब तो आपका क्वेश्चन सही है। नहीं, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो देखिए ये था 1,10,000 और 1,20,000, 1,24,750 आ रहा है टोटल यहाँ पे 1,24,750। और ठीक वैसे ही यहां पे भी टोटल आएगा 1,24,750। देखिए 36,500 था, उसमें 87,000 हमने जोड़ा और एक ये 88,000 जोड़ देंगे, टोटल 87 और एक 88,000 हो जाता है। तो 8 और 6 14, 1 8 और 4 12, 1,24,750 हो गए, तो 1,24,750 इस साइड का टोटल हो जाता है। तो कैश अकाउंट के दोनों साइड का टोटल मिल जाने का मतलब क्या होगा सर? यहाँ पे ये पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं।